चलो क्वेश्चन नंबर 5 पेज 32 रीड करते हैं क्वेश्चन एक बार। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी 31 मार्च 16 31 मार्च 17 करंट ईयर पहले दिया हुआ प्रीवियस ईयर बाद में दिया हुआ, इसका ध्यान रखिए। सबसे पहले आइटम दे रखी है सर शेयर कैपिटल, लास्ट ईयर 1 लाख था और अब हो गया है 3 लाख। शेयर इशू करें कि रिडीम करें? इशू करें। इनफ्लो क्या आउटफ्लो? इनफ्लो कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंस एक्टिविटी। कोई नोट्स तो काउंट भी नहीं है इसका, लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट। इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख, 2 लाख रुपए के नए शेयर इशू करें क्योंकि 1 लाख से 3 लाख हो गए। रिजर्व एंड सरप्लस में नोट दिया होगा तो नोट से पढ़ेंगे। नोट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी&एल लास्ट ईयर कितना था? 1,20,000। इस साल कितना हो गया? 25। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ, से घट गया तो लॉस फॉर द ईयर। कितना अमाउंट है? 9,500। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लास्ट ईयर में लोन है, लोन लिया हुआ लॉन्ग टर्म लोन। लास्ट ईयर लोन था 60,000, ईयर एंड में लोन हो गया 80,000। मतलब लोन लिया है कि लोन रीपे करा? लिया है। लोन लेते तो बढ़ रहा है। कौन सी एक्टिविटी? लिख लो क्या आप लोग? प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन। 60 से 80 हो गया, मतलब सर 20,000 रुपए का लोन लिया। वो इंटरेस्ट के लिए इसलिए मैंने ध्यान दिया उसको। ऑपरेटिंग में क्या करेंगे इसके साथ? कुछ नहीं करना सर। लोन लेते हैं जब तो पी&एल में नहीं आता, इसलिए ऑपरेटिंग में भी नहीं आया। एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर पहला पॉइंट है, उसमें लिखा हुआ है कि एडिशनल लोन जो है वो 1 जुलाई 2016 को लिया गया था। एडिशनल लोन लिया गया था 1 जुलाई 16 को। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि आप लोगों ने, मैं चेक करने आ रहा हूं। इंटरेस्ट आप लोगों ने कैलकुलेट करके दिखाना है, मैं चेक करने आ रहा हूं। ध्यान से देखें, लोन जो पहले था वो था 60,000, एंड तक आते आते हो गया 80,000। मतलब हमने जो नया लोन लिया है वो लिया है 20,000 का। पुराने वाला लोन तो साल की शुरुआत में भी था, पुराने वाला लोन तो साल के एंड में भी था। इस पे इंटरेस्ट तो देना ही देना है पूरे साल का, 12 महीने का 6,000। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। ये जो नया वाला लोन लिया हमने 20,000 रुपए का, इस पर इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अगर साल की शुरुआत में ही लोन ले लिया तो पूरे साल का इंटरेस्ट देंगे, साल के एंड में लोन लिया तो इंटरेस्ट नहीं देंगे, साल के बीच में लिया तो 6 महीने का देंगे। इसमें लिखा हुआ है जो नया वाला लोन लिया है वो 1 जुलाई को लिया, तो 1 जुलाई से 31 मार्च ये 9 मंथ हो गए। इस 20,000 पे 10% का इंटरेस्ट लगेगा वो 9 मंथ का लगेगा, जो कि 1,500 रुपए आ रहा है। तो 6,000 पुराने लोन पर, 1,500 नए लोन पर, टोटल मिलाकर ये इंटरेस्ट 7,500 हो गया। तो ये नया क्वेश्चन है जी पहला तक का, इसमें साल के बीच की कोई डेट मेंशन है, इस डेट पे लोन ले रखा है। तो हमें इसमें जो गलती होने के चांस क्या है कि आप शायद कुछ बच्चों जो कर रखा था वो पूरा 80,000 का लगा रखा था 9 महीने का, जो बच्चों ने कोई मिस्टेक कर रखी है। कुछ ने 60,000 का लगा रखा था 9 महीने का। तो मैं ध्यान देना, पुराने वाला लोन तो पूरे साल रहा है, पूरे साल। नए वाला लोन 9 महीने के लिए है, तो नए वाले पे 9 महीने का ध्यान रहेगा। फाइनेंशियल एक्टिविटी इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन, ब्रैकेट लगाना है कि नहीं?
एड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन 75 प्रॉफिट में से माइनस हो गया होगा, इसलिए उसको ऐड कर रहा है। बढ़े जी आगे, ये भी वर्किंग नोट करते रहना, एग्जाम के लिए नहीं है, आपके रिवीजन वगैरह काम आए। ये वाला अमाउंट कैसे आपको पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस 70 है, क्लोजिंग बैलेंस 60 है। मान लेते हैं कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं, तो बताइए क्या करोगे 70,000 के साथ ऐड करेंगे, लेस करेंगे, तो माइनस लास्ट ईयर का माइनस होता है, करंट ईयर का प्लस होता है। कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो। लेकिन पॉइंट नंबर 2 में एडिशनल इंफॉर्मेशन के पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ 53,000 पेड। कहां लिखोगे 53,000? डेबिट साइड नहीं, बैंक इसको कैश फ्लो तो लास्ट में लेस करेंगे क्योंकि पेड दे रखा, ठीक है। यस टैक्स पेड दिया हुआ है ना, ये पेड तो माइनस होता है, तो ये ऑपरेटिंग में माइनस करेंगे 53,000 और अकाउंट भी बनाएंगे। जैसे अकाउंट क्यों बना रहे हैं, क्या निकालने के लिए बना रहे हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है ना, पेड दे रखा है, पेड निकालना। वर्किंग नोट नंबर 2, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। आफ्टर दिस सिखाया गया था जी आप लोगों को, मैं फिर से आप चेक करने के लिए सॉल्व करके देना। हाँ तो प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी होता है, देख लीजिए इसमें कि लायबिलिटी जो है क्रेडिट बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस बैलेंस बीडी क्रेडिट में आता है, बाय बैलेंस बीडी 70,000। अपोजिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस 68,000 टू बैलेंस शीट के नाम से। टैक्स जब पे करते हैं तो एंट्री होती है प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पर आपको टू टैक्स पेड ऐसा कुछ नहीं लिखना है, टू बैंक अकाउंट ही लिखना है। पेड क्वेश्चन में गिवन है 53,000। उसके बाद जब प्रोविजन क्रिएट किया जाता है तो एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। तो यहाँ पर पर्टिकुलर कॉलम में जो आएगा वो आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो भी अमाउंट हम बैलेंसिंग फिगर करके निकालें तो उसको बैलेंसिंग फिगर मेंशन करना होता है हमें, ये अमाउंट हमने बैलेंसिंग फिगर करके निकाला है। टोटल आ रहा है डेबिट साइड का 1,21,000, तो हमारा आंसर आ रहा है 51,000। ये मैं वर्किंग नोट में ऐड करना होता है कि ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स, इसीलिए हमने कैलकुलेट करा है। ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स, मेड वाला ऐड करते हैं, पेड वाला लेस करते हैं। मेड वाला क्वेश्चन में गिवन नहीं था इसलिए हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट करा। एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं लिखा होगा तो हम करंट ईयर का मेड अमाउंट लेते हैं। डाउट देखिए, डाउट क्या है सर, ये जो 51,000 है ये इसका मीनिंग क्या निकल करके आ रहा है कि इस साल के P&L की सेकंड लास्ट लाइन में लिखा होगा 51,000 लेस टैक्स पेड, लेस टैक्स इस नाम से लिखते हैं। जो हमने क्वेश्चन करे हैं कंपैरेटिव कॉमन साइज के, उसमें लेस टैक्स लिखते हैं। मतलब मान लीजिए टैक्स रेट 50% है तो हमारा प्रॉफिट होगा 1,02,000, लेस टैक्स उसका आधा 51,000 ऐसे आया हुआ ये वाला। टू बैंक 53 का मीनिंग क्या है सर, एक्चुअल में हमने इस बार अपने अकाउंट से जो पेमेंट करी है टैक्स की वो इतनी पेमेंट करी 53,000 रुपीस। लास्ट ईयर हमने प्रोविजन कितना बनाया था 70, लास्ट ईयर हमने प्रोविजन बनाया था 70 का,
कि 71 पे करना पड़ सकता, लेकिन एक्चुअल में हमें कम देना था, इसलिए हमने सिर्फ 53 दी। बेसिकली पेमेंट होती है, लास्ट की पेमेंट होती है, क्योंकि जो इनकम टैक्स है उसमें समझ लो पोस्ट पेड करेक्शन, मैं प्रीपेड तो हो ही नहीं सकता, मैं इस साल टैक्स भर दूं अगले साल कमाऊं, ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो पोस्ट पेड ही होता है कि मैं इस साल कमाऊं अगले साल टैक्स भरूं। तो 70,000 का मैंने प्रोविजन बनाया था, लेकिन उसने हमें कैलकुलेट करा, फाइनल लायबिलिटी निकली वो कम निकली, हमने सिर्फ 53 टैक्स भरा। तुम्हारे पास प्रोविजन देखा जाए 17,000 का बच गया, प्रोविजन बच गया हमारा 17,000 रुपए एक्स्ट्रा। इस साल हमें बनाना है प्रोविजन 51,000 रुपए का, तो 51 और 17 68 ये बता रहा है क्लोजिंग प्रोविजन लिखना, ठीक है। Yes, sir. एक्चुअली इतना प्रोविजन बना, हमने इतना प्रोविजन बना रखा है, मतलब 3,000 में इतना खर्चा मान रखा है 68। अब एक्चुअल लायबिलिटी कितनी आएगी नेक्स्ट पता लगेगा। तो वो 17 का डाल ही देते थे, 17 का और एक्सपेंस का डाल रखा है। बेसिकली होता क्या है, जैसा 70 नॉन पे एक्स्ट्रा था उसको हटाया क्यों नहीं, बेसिकली इस साल ना प्रोविजन 68 ही क्रिएट करना था, 17 ऑलरेडी था, 51 क्रिएट करा है, तो ऑटोमेटिकली 17 हट गया। तो बताता हूँ भाई, जैसे पेटी कैश बुक पड़ी है, हमने पेटी कैश बुक में क्या होता है, इसमें मेरे पास 5,000 रुपए कैश दे दिए, मुझे हेड कैशियर ने, मुझे उसका खर्चे चलाने हैं, खर्चे 4,000 रुपए का होगा, 1,000 तो बच गए, तो ऐसे में तो मैं 1,000 वापस करूंगा उसे, तो मुझे 5,000 देगा वो डिफरेंस अमाउंट 4,000 रुपए देगा। ऐसे इसमें है, इस वक्त 70 का प्रोविजन था, 53 पे करा, 17,000 का प्रोविजन बच गया, उसे रिवर्स नहीं कर रहे हैं। इस साल हमें बनाना है 68 का, तो 68 माइनस 70 51 का बनाना है, ताकि अल्टीमेट 68 पे बचेगा, ठीक है। चलिए, तो हमने प्रोविजन टैक्स में ऐड कर लिया है और पेड टू लास्ट में जैसे रखेंगे, उसका लास्ट में धन जी बढ़े आगे। Yes, sir. पॉइंट नंबर 4 फिक्स्ड एसेट्स, मशीनरी। मशीनरी से लास्ट ईयर थी 2,15,000 की, इस ईयर के एंड तक आते आते हो गई 3,84,000। क्या लगता है सेल रिडक्शन, परचेज कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, इनकम आउटफ्लो, आउटफ्लो। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, मशीन का मशीन का सब लिखा हुआ है, मशीनरी लिखो। कितना अमाउंट आया जी, 1,69,000। परचेज का पैसा जा रहा है, आउटफ्लो राइट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखेंगे इसका अकाउंट वगैरह बनाना, एक्टिविटी का अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। अभी इसमें तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, उसका डिफरेंस अमाउंट से हम मीनिंग निकाल रहे हैं, उसका अकाउंट के रिक्वायरमेंट नहीं आती, अकाउंट के लिए मिनिमम 3 फिगर्स चाहिए। एक्टिविटी एक्शन सर लास्ट ईयर के एंड तक 23,000 था, इस ईयर के एंड तक 48 हो गया, तो करंट ईयर का डेट कितना 25,000। ₹23,000 बता रहा है कि मशीनरी हमने जब भी खरीदी थी तब से लेके 2016 तक का टोटल डेट 23 है। 23,000 एक साल का डेप्रिसिएशन नहीं है, टोटल डेप्रिसिएशन है परचेज से लेकर के 31 मार्च 16 का। ये 5 साल हो सकते हैं, 3 साल हो सकते हैं, 2 साल हो सकते हैं, 10 साल हो सकते हैं, 20 साल के 3 साल हो सकते हैं। तो 48,000 है वो बता रहा है कि जब से मशीन खरीदी है तब से लेके 31 मार्च 17 तक का टोटल डेप्रिसिएशन। अगेन ये भी 5 साल 6 साल के तरह हो सकता है, लेकिन हमने सेट लगा कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 1 साल का डिफरेंस है। तो मैं को मेरे पास लास्ट ईयर तक की सेविंग 10 लाख रुपए थी, इस साल के एंड तक की सेविंग मेरे पास 12 लाख रुपए, तो मेरे 7 लाख रुपए कमाए, सेम चीज हो गई। ये एक्यूमुलेटेड है डेप्रिसिएशन, जो डिफरेंस है इसका वही करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। चलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। देखो फर्स्ट पॉइंट जो था एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर एडिशनल लोन, इसका कोई रोल नहीं था लोन के अमाउंट के लिए, इसका रोल था इंटरेस्ट के अमाउंट के कैलकुलेशन के लिए। डेट की वजह से हमें इंटरेस्ट का ध्यान रखना। चलिए बैलेंस शीट पर आ गए हम। बैलेंस शीट में पहले आइटम शेयर कैपिटल हो चुका है, इश्यू ऑफ शेयर स्टूडेंट की फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 2 लाख प्लस। जिसका आगे नोट नंबर लिखा हुआ है वो हो चुका है, जिसको नहीं पढ़ना है। अब हम कौन से आइटम पर आ गए सीधा, ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी के अंदर।
लास्ट ईयर थे 20 के, अब हो गए 6 के, कम हो गए जी। 2 लाइन छोड़ दें। दो लाइन छोड़ने के बाद लिखेंगे डिक्रीज इन, ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? यस सर। करंट लायबिलिटी के साथ नेगेटिव रिलेशन, घटे तो घटाओ, बढ़े तो बढ़ाओ, सॉरी पॉजिटिव रिलेशन, बढ़े तो बढ़ाओ, घटे तो घटाओ, घट रहा है से घटा। नेक्स्ट आइटम बस, नेक्स्ट आइटम बताइए कौन सी पे आ गया सीधा? इन्वेंट्री, क्योंकि इधर भी हो चुकी है, इन्वेंट्री पे आ गई। इन्वेंट्री बढ़ जाएगी कम बढ़ेगी? बढ़े, ऐड करेंगे लेस करें? Let's increase in inventory 7,000 ब्रैकेट, करंट असेट्स के साथ नेगेटिव रिलेशन बढ़े तो घटाओ, जैसे अगर बढ़ रही है हमारे तो हमारा पैसा ब्लॉक हो रहा है, पैसा जा रहा है, इसको ब्रैकेट में माइनस करना। नेक्स्ट आइटम सर ट्रेड रिसीवेबल, लास्ट ईयर थे 65 और अब है गए 51 के, कम हो गए? यस सर। बढ़ाने के घटाएं? ऐड करेंगे। ऐड decrease in trade receivables 14,000, cash and cash equivalent last year 49, again cash and cash equivalent लास्ट ईयर थे कि 49,000, करंट ईयर में 25। उल्टा लिख दिया मैंने शायद, है ना? यस सर। सर 49 ओपनिंग बैलेंस है। हाँ, ओपनिंग बैलेंस में लास्ट ईयर लिखना है, जो कि 49, क्लोजिंग सबसे लास्ट में लिखना है, क्लोजिंग वाला मतलब करंट ईयर का 25, यानी तो लास्ट ईयर के एंड तक हमारे पास कैश था 49, इस साल के एंड तक हमारे पास कैश बचा 25,000, कैश कम हो गया है। तो हमारी थर्ड लाइन बनेगी, वो लिखेगी नेट डिक्रीज, हमारी थर्ड लास्ट लाइन होगी, उसको लिखा जाएगा नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश। कितना अमाउंट? 24,000, 24,000। ऐसा नहीं कर सकते कि एक ब्रैकेट लगा दो। हाँ जी, एक ब्रैकेट लगा दो। तो आपको दो लिखने पड़ेंगे। ब्रैकेट नहीं है तो इंक्रीज, ब्रैकेट तो डिक्रीज। मैडम जी बढ़िया है। अदर करंट एसेट एग्जांपल दीजिए मुझे, अदर करंट एसेट का। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होती है एसेट में, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, ये अदर करंट एसेट के एग्जांपल हो गए। तो लास्ट ईयर थे 4,000, अब रह गए 0, कम हो गए, ऐड करेंगे लेस करें? ऐड करंट एसेट के साथ नेगेटिव रिलेशन, घटे तो बढ़ाओ, ऐड डिक्रीज इन अदर करंट एसेट्स 4,000। खत्म ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में डिविडेंड नहीं है, क्वेश्चन में रिजर्व नहीं है। कितना अमाउंट आया जी? 44,000 लैक्स लॉस। लॉस बिफोर टैक्स 44,000। अब लॉस में हम जो आइटम ऐड कर रहे हैं, माइनस में प्लस में, हम इसको कर रहे हैं ऐड, नेचुरल माइनस हो जाएगा, क्योंकि आइटम नेगेटिव है ना। क्या नाम है इसको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। सही, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। आप लोग फुल फॉर्म लिखा करो, याद होगा इससे। शॉर्ट फॉर्म लिखने के बाद पता है बन जाती है, एग्जाम में भी कई बार शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है।
कितना है अमाउंट? 11,500 44,000 का लॉस था, हमने दो आइटम में ऐड करी और अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आ रहा है वो 11,500 आ रहा है। 14,000 लेस करना है, 7,000 लेस करना है, 14,000 ऐड करना है, 4,000 ऐड करना है, Loss 3,000 8,500 negative 8,500। हाँ तो कुछ और अच्छा टैक्स रेट तो रहेगा। तो ये डिपार्टमेंट वाला मेरे को तो 14,500 लग रहा। तो 20,000 आएगा मेरे को आना चाहिए 14,500। ये तो बस 14 से 14 कट गया It's a 14,500 yes वो negative और ये -7 है, प्लस का 4 है तो माइनस का 3 बचा। yes ये वाला आना चाहिए भी। क्या नाम रखें इसका? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, लास्ट में लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड क्वेश्चन के अंदर गिवन है 53,000। अब हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 67,000। कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 67,500 ब्रैकेट। तो मुझे गुड्स वगैरह बेचे, खर्चे वगैरह करे तो अल्टीमेटली हमारी जेब में पैसा आया नहीं है, साल जेब से पैसा गया। मे भी कंपनी जो है वो स्टार्टिंग स्टेज में है, लॉस में काम कर रही है, लेकिन अगर उसके कस्टमर बेस इंक्रीज हो रहा है तो फिर भी इस पे स्टेक लगाया जा सकता है। बहुत कंपनियां हैं जो कई सालों तक लॉस मेकिंग है, स्टिल ग्रोइंग इंडस्ट्री। पॉलिसी बाजार सुना होगा जी आपने, 2008 से स्टार्ट किया था अभी तक लॉस में, लेकिन ऑनलाइन जितनी भी पॉलिसी बिकती है 93% से ज़्यादा पॉलिसी उसी कंपनी से बिकती है। 93% से ज़्यादा ऑनलाइन वाली। इंडिया में हालांकि मेजॉरिटी पॉलिसी जो है वो ऑफलाइन ही बिकती है, क्योंकि ऑनलाइन की नॉलेज नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती कि कौन सी पॉलिसी में इतनी सारी कंपनियां हैं, इतने सारे फीचर्स हैं, स्कीम है। तो एजेंट जो बता देता है जनरली वही पॉलिसी ले लेते हैं, तो ऑफलाइन ज़्यादा सेल होती है, ऑनलाइन की कम सेल होती है। फिर भी ऑनलाइन जितनी भी होती है ब्रांड इवेंट वहाँ से होती है, तभी क्यों लॉस में। तो अभी मार्केटिंग स्टेज में है इसीलिए, इनिशियल स्टेज में है इसीलिए, लेकिन तब भी लोग पैसा इसलिए लगाने को रेडी कि ग्रोइंग स्टेज है। ग्रोइंग मतलब कि कस्टमर बेस बढ़ता जा रहा है, कि पहले जितने कस्टमर थे अब ज़्यादा हैं, फिर और ज़्यादा हैं, फिर और ज़्यादा हैं। खैर आते हैं इन्वेस्टिंग पर। इन्वेस्टिंग और एक्टिविटी नहीं है कोई, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर एक ही आइटम 1,69,000 ब्रैकेट। यहाँ पर भी सेम लैंग्वेज, नेट कैश यूज्ड in investing activities। फाइनेंसिंग में 3 ट्रांजेक्शन है, ये 2 लाख है, ये 20,000, 1,12,500, 2 लाख 2,12,500। ये पॉजिटिव है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तीनों को ऐड करके चेक करो जी, आंसर तैयार आएंगे। ये दोनों नेगेटिव है, दोनों ऐड कर सकते हो आप। इसमें तो माइनस कर देखो, माइनस का चौबीस आना चाहिए। इस क्वेश्चन में सर क्या क्या सीखा हमने, क्या क्या कहाँ कहाँ गलती होने के चांस थे। तो पहला कंपाउंड एडिशनल लोन वाला पॉइंट था,
इसके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए हम ऐसा कर सकते थे कि सारे लोन पर हमने 9 मंथ कर दिए, तो ध्यान रखना पुराने लोन पर 12 महीने, नए लोन पर 6 महीने। और टैक्स पेड की कैलकुलेशन हमने करी थी लास्ट टाइम, उसके लिए आपको कोई पॉइंट देना नहीं था, इसमें जो गलती होने के चांस हो सकते हैं। तो ये अपन मोबाइल क्वेश्चन पर आ जाते हैं एक बार। क्वेश्चन 4 आज नंबर में था, वो हमने कर लिया। क्वेश्चन 5 में देखें फटाफट से। क्वेश्चन 5 में इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट है, ये अभी नहीं हो पाएगा। तो आपके लिए 6 वाला क्वेश्चन है होमवर्क में, बच्चे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट नंबर 2 पढ़े जी। क्वेश्चन नंबर 6 में पॉइंट नंबर 2 होमवर्क के लिए दे रहा हूं। क्या लिखा हुआ है पॉइंट? फिर कंपनी ने एक और कंपनी खरीद ली, जिस कंपनी का एक्ट बना रहे हैं उस कंपनी ने कोई और कंपनी खरीद ली, बदले में 1.5 लाख रुपए के शेयर्स इशू करे हैं। और क्या क्या आइटम लिए हैं? गुडविल ली है 15,000 की, मशीन ली है 75,000 की, स्टॉक लिया हुआ है 60,000। ये 3 आइटम लिए हैं और बदले में शेयर्स इशू करे हैं। तो कहां कहां क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका? पहले बताइए कि इक्विटी शेयर कैपिटल सबसे ऊपर दे रखा है। लास्ट ईयर था 6 लाख, करंट ईयर का 750। बताइए फाइनेंसिंग में कितना अमाउंट आएगा? कुछ नहीं है। फाइनेंसिंग में कुछ भी नहीं आएगा सर, क्योंकि देखिए 6 लाख 7 लाख के में टोटल 1.5 लाख के शेयर इशू है और सारे के सारे नॉन कैश वाले। जब शेयर इशू हुए तो बदले में कैश नहीं आया, मशीन आई और स्टॉक आया, गुडविल आई, लेकिन कैश नहीं आया। तो 1 रुपया भी नहीं आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इशू ऑफ शेयर्स के नाम से। और इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सर? इसका प्लांट मशीनरी दे रखी है, लास्ट ईयर 4,50,000, करंट ईयर 5 लाख। मान लेता हूं इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं इन्वेस्टमेंट और कोई नहीं है, फिर आपको बताना है। बताइए सर 450 से 507 की हो गई, तो हम इसका अकाउंट बनाएंगे, बीडीसीडी लिखेंगे और डेबिट में ये वाला आएगा 75,000 रुपए अकाउंट के अंदर जो हमने परचेज करी है, और फिर हम निकालेंगे और कितने परचेज करी। डिफरेंस ज्यादा है क्योंकि सो डिफरेंस कम है, जो डेप्रिसिएशन आएगा, डिडक्शन आएगा। दिखाता हूं बना करके। 4,50,000 की तो ओपनिंग थी, 75 की हमने खरीदी और क्लोजिंग में 507 की रह गई, तो ये आ रहा है 525। डेप्रिसिएशन आ जाएगा नहीं यहाँ पे 18,000 रुपए का। मैं मांग रहा हूँ इस पर और कोई नहीं है, तो सही है, समझ पा रहे हैं सभी? अच्छा, स्टॉक 60,000 का खरीदा है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बताइए? इसके लिए अकाउंट में एक स्टॉक है। अकाउंट तो नहीं बनेगा, क्योंकि अकाउंट ना स्टॉक का ऐसे नहीं बन सकता, क्योंकि परचेज से स्टॉक अकाउंट के अंदर आती नहीं। देखिए ओपनिंग वाला कैश है, तो सॉरी स्टॉक है 240, क्लोजिंग वाला स्टॉक है 3 लाख। इस 3 लाख के स्टॉक में ना 60,000 का स्टॉक ऐसा जुड़ा हुआ है जो हमें कैश में खरीदा है। सर आई थिंक आपने उल्टा तो लिख दिया है। यस सर। समझ लेते हैं, सही कह रहे हो आप। ओपनिंग वाला है 3 लाख, क्लोजिंग वाला है 240। ओपनिंग वाला है 3 लाख, क्लोजिंग वाला है 240। तो जो 60,000 का हमने स्टॉक खरीदा इस साल, वो नॉन कैश वाला है ना, शेयर्स के बदले में खरीदा है ना हमने, यस सर। तो 60,000 को हम हटा देते हैं। उससे क्या होगा? सिर्फ कैश वाला स्टॉक पता लग जाएगा कि कैश वाला स्टॉक कितना है। अब कंपेयर करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए कि ओपनिंग कैश 3 लाख, सॉरी ओपनिंग स्टॉक 3 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 180, तो ये डिक्रीज हो गया 120, अब 120 ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग। समझ आ रही है क्या नया सीखा हमने? इस तरह अगर हमने स्टॉक इस साल खरीदा है नॉन कैश मोड से, तो नॉन कैश वाले पोस्ट को हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए एंड बैलेंस अमाउंट को कंपेयर कीजिए। टोटल स्टॉक 240 का है, 60,000 का इसमें से शेयर्स वाला है, तो कैश वाला बचा 180। अब ये देखना है क्योंकि ओपनिंग 3 लाख, क्लोजिंग 180, तो डिक्रीज हो रहा है 120। इसमें ये 60,000 जुड़ा हुआ है। डेफिनेटली सब खरीदाना है, स्टॉक बन रहा होगा, ठीक है।
प्लस मैंने मशीन की परचेज करी हुई है फर्दर, तो डिपॉजिट भी दिया हुआ है मशीनरी पे, तो ये कैसे होगा फिर? सेल किधर रखी है? ये सर सेल सेल निकालेंगे इसका। सर यानी हम इक्विटी वाला फाइनेंसिंग में नहीं लिखेंगे यानी कि हाँ, कोई कैश नहीं है ना उसके बदले में। ठीक है पॉइंट नंबर 2 क्लियर हुआ जी? Yes. पॉइंट नंबर 2 से हमने 4 चीजें सीख ली आज। ये सर शेयर में नहीं आना क्योंकि नॉन कैश में इशू है, और मशीनरी में नहीं है, मशीनरी में डिडक्शन निकालेंगे इसकी हेल्प से। स्टॉक को हमें डेट करने के बाद कंसीडर करना है, और गुडविल पे आ जाएगी। गुडविल लास्ट में कितनी थी बताइए? 0। अब 15 की हो गई। 15 क्यों हुई है? शेयर खरीदने बदले में, शेयर इशू करने बदले में। तो ये कौन सी एक्टिविटी है? नॉन कैश है सर, कहीं नहीं है। गुडविल खरीदी बदले में शेयर इशू करे, ना कैश आया ना कैश गया, तो ये गुडविल भी नहीं आया। मान लीजिए पॉइंट नंबर 2 नहीं होता तो क्या करते हैं गुडविल के साथ? परचेज ऑफ गुडविल इन्वेस्टमेंट से माइनस करना। इंक्रीज हो रही है तो परचेज ऑफ गुडविल में डिक्रीज हो रही है तो राइट ऑफ या अमोर्टाइजेशन, ये वाला वर्ड इस्तेमाल करते हैं ऑपरेटिंग में। चलिए, और इसके अलावा पॉइंट नंबर ये वाला जो बैलेंस शीट है बैलेंस में दिखा देंगे, तो ये दे रखा है, कुछ और नहीं मिलेगा अकाउंट में। मतलब ये भी लिखेंगे अकाउंट में, ये तो लिखेंगे अकाउंट में ना। और जो 18,000 है वो ये तो गलत है ना, मैंने कहा था बाकी पॉइंट नहीं है, मैं ऐसा मान रहा हूँ, तो ये आंसर आएगा। मैं इसको ऐसा ना मैं चार पॉइंट इकट्ठे बस समझाऊंगा तो पहले नहीं पड़ेगी बात, तो मैं इसका पैटर्न ना जा रहा हूँ। बाकी तो क्वेश्चन करेंगे ऊपर तो बहुत सारी चीजें आएंगी, उसका परचेज भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो। जैसे पॉइंट नंबर 3 में परचेज है, पॉइंट नंबर 4 में डेप्रिसिएशन है, पॉइंट नंबर 5 में लॉस है। तो यहां से देखो लॉस ऑन सेल लिखा है पॉइंट नंबर 5 में, इसका मतलब हमने सेल करी है डेफिनेटली, और सेल कितने में करी है? सेलिंग प्राइस वो मिसिंग है ना, वो मिसिंग, वो निकलेगा आंसर इस अकाउंट से। जब अकाउंट आप बनाओगे, ओपनिंग बैलेंस पता है, क्लोजिंग बैलेंस पता है, परचेज इन शेयर्स पता है, परचेज इन कैश पता है, डेप्रिसिएशन पता है, लॉस पता है, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। अकाउंट बना करके सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। मतलब बैंक अकाउंट में डेबिट हुआ होगा, राइट, क्रेडिट हुआ। सॉरी डेबिट, आप ठीक है, आप डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा? यस सर डन जी। पॉइंट नंबर 5 में एक और बात लिखी हुई है कि लॉस जो है हमने जनरल रिजर्व से राइट ऑफ करा है। जनरल रिजर्व देखें जरा लास्ट में कितना था? 150। अब से कितना हो गया? 180। तो जब वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं उसमें हम ऐड करते हैं, ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व में कितना आएगा? 30 मान लो डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, मान लो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो कितना आएगा? 30,000, क्योंकि 1.5 लाख से 1,80,000 का हो गया जनरल रिजर्व। इसका मतलब हमने इस साल 30,000 रुपए का रिजर्व क्रिएट करा, तो 30,000 रुपए ऐड होगा। अब इस पॉइंट को कंसीडर करो, 30,600 समझे नहीं कैसे? जब रिजर्व क्रिएट करते हैं तो एंट्री क्या होगी? स्टेटमेंट ऑफ पीएल स्टेटमेंट नहीं, सरप्लस से, क्योंकि एक्सपेंस नहीं है, ये अप्रोप्रिएशन। सरप्लस टू जनरल रिजर्व, सरप्लस दैट इज बैलेंस शीट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व बाय सरप्लस। और जब हमने लॉस को राइट ऑफ करा होगा जनरल रिजर्व को एंट्री क्या करी होगी? जनरल रिजर्व डेबिट फुल लॉस। तो रिजर्व लगा दो कि हमने कितना रिजर्व क्रिएट करा है इस साल। ठीक है, तो क्या देखिए सर, हमारा रिजर्व में से हमारा रिजर्व 1.5 लाख रुपए का था, उसमें से हमने 600 रुपए का राइट ऑफ कर लिया, तो 140 या 400 का बचना चाहिए, लेकिन ये बच रहा है 1,80,000। कितना बढ़ गया? पहले राइट ऑफ करा पहले मतलब बात में बात तो इतनी, लेकिन क्लोजिंग में तो आफ्टर से जो क्लोजिंग बैलेंस दिया होता है वो तो आफ्टर सेटिंग ऑफ एवरीथिंग ही होता है। तो ये ऑपरेटिंग में ऐड क्यों होगा फिर 600 अलग से? हाँ बिल्कुल नहीं होगा। इसमें ये भी चीज है कि सर लॉस ऑन सेल हम हर बार ऑपरेटिंग में ऐड करते हैं, क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि प्रॉफिट से माइनस हो गया, प्रॉफिट से माइनस ही नहीं हुआ इस बार, तो ऐड बैक नहीं है। और सर जो 30,000 गिवन है क्वेश्चन में, उसमें तो ऑलरेडी डिडक्टेड है 600 में। 30,000 कहाँ गिवन? और सर डिफरेंस जो गिवन है जनरल रिजर्व का 600 ऑलरेडी डिडक्टेड है मतलब। तो ओपनिंग बैलेंस तो बिफोर ऑल एडजस्टमेंट, क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट।
ठीक है जी? यस सर। तो बस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लगाने में ऐड होगा, उसमें नहीं होगा वो। ऐड करते हैं नीचे उसके बाद जो आता है। 600 रुपये की बात कर रहे हो आप? हाँ। हाँ जी। 600 रुपये सिर्फ अकाउंट में ही आएगा, बहुत नहीं हाँ, आएगा। ठीक है। ठीक है जी? ऑनेस्टली बताऊं मैं आपको, सर ये चैप्टर सेम चैप्टर ग्रेजुएशन सेकंड ईयर के अंदर है, और जो मैंने होमवर्क वाले क्वेश्चन है वो ग्रेजुएशन की तरफ, ये 12th के हैं। लेकिन ग्रेजुएशन में से जो इजीएस्ट क्वेश्चंस हैं समझ लीजिए वो दे रखे हैं मैंने। तो आप लोगों को ग्रेजुएशन क्वेश्चंस इसलिए करा रहा हूं कि आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए आपको इजी लगे। अगर हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं तो डेफिनेटली 12th के तो हमारे बच्चों वाले लगेंगे क्वेश्चन, और कुछ सीख कर ही जाएंगे, कुछ नई चीज सीख रहे, सही वाला एडजस्टमेंट है, ये 12th में कभी आई नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रहें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे दिमाग में नहीं घुसेगी। बीकॉम में ऐसा तो नहीं कि 2 साल बाद हमारे पास कोई स्पेशल माइंड आ जाएगा जिनको समझने के लिए हम वही मेंटल लेवल हमारा रहना है। तो क्वेश्चन ग्रेजुएशन के हैं जो होमवर्क वाले हैं, जो क्लास वर्क वाले हैं वो 12th वाले हैं, बोर्ड में आए हुए या किसी स्कूल में प्री बोर्ड में आए हुए, जो हमें हाँ मुझे क्वेश्चन सीखा अच्छा सा लगा या कुछ एटचमेंट मिक्स करके मेरा बनाया हुआ सीक्वेंस से, और क्लास वर्क वाले भी हैं, होमवर्क वाले सारे भी हैं। जो अगर आपके क्वेश्चन आप करके ला दे आप खुद में प्राउड आएगा कि ग्रेजुएशन क्वेश्चन में कर पा रहा हूँ 12th क्लास। यानी जो तो होमवर्क के लिए सारे ग्रेजुएशन के हैं। हाँ जी, 1 to 7 सारे ग्रेजुएशन। अभी देखो पहले से पुराने फॉर्मेट किया इसको, बजट पुराने फॉर्मेट किया इसमें। अच्छा जी, और फर्दर नोट लाने चाहिए जी। चलिए ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो मुझसे एक ही क्वेश्चन करना है। हाँ।